स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हो, हम पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। पॉलीमर केमिस्ट्री में हमने क्या करा था, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर विनाइल एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसकी सारी कहानी, कौन कौन से पॉलीमर फॉर्म हो सकते हैं, कौन से मेथड से, बाय योर व्हाट योर एडिशन पॉलीमराइजेशन, वो सब हमने देख लिया था। साथ ही साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट की भी बात करी थी। वो सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन मेथड, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या फिर आप उसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हो, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेप ग्रोथ। स्टेप, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं, ठीक है, हेडिंग, क्योंकि अच्छी सी हेडिंग डालेंगे। क्या? स्टेप ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसकी हम बात आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं, और काफ़ी आसान सी ही कहानियाँ होने वाली हैं। जब आप पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आप देखोगे कि हाँ भाई, बहुत आसान इसकी कहानी रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही आसान इसकी कहानी रहने वाली है। कैसे? देखो, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा होगा, और बहुत बार कभी मैंने आपको समझाया होगा, बीच बीच में बोलते हुए भी मैंने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक दो जगह यूज़ किया है, कि नाम से समझने की कोशिश करो। कंडेंस होने का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ कोई ग्रुप है ना, बाहर निकल रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो, तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है भाई एडिशन क्या हो रहा है, एडिशन में सिंपली आप क्या कह सकते हो कि एडिशन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम अगर सिंपल इथीन की बात कर लें, ठीक है, इसमें क्या आपका मोनोमर था। अब इसमें जब एडिशन होती थी, मोनो पॉलीमर कैसे बनता था? यहाँ पे एक और CH2 यूनिट आएगी, ये वाली यूनिट आगे चली जाएगी, और इस तरीके से आपका किस तरीके से प्रोडक्ट मिलता था? देखिए, कुछ इस तरीके से आपको पॉलीमेरिक चेन मिलती थी। मिलती थी या नहीं मिलती थी? हाँ जी, कुछ इस तरीके से पॉलीमेरिक चेन मिलती थी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? एडिशन पॉलीमराइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, विनाइल एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कंडेंसेशन की, तो यहाँ पे देखो एक खूबसूरत सी चीज़ होने वाली है। क्या? कोई भी मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट अस सपोज दिस वन इज योर एग्जांपल, या फिर ये लेके चलते हैं। लेट अस सपोज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दिस इज CH2 6NH हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम? देखिए, बस देखते रहिए, कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखते रहिए कि चल क्या रहा है, लिखा क्या जा रहा है बोर्ड पे, और जितनी भी पूरी कहानी रिलेटेड रहेगी ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो मैं आपको समझाती जाऊंगी। अब कंडेंसेशन से मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। किस तरीके से? देखिए, इस एग्जाम्पल को ड्रॉ किस लिए किया है? इसीलिए ताकि आप समझ सको होता क्या है। ये जो आपका देखो, आपको दिख रहे होंगे दो दो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर क्या है? अमीन ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से ये क्या निकलता हुआ नजर आएगा आपको? वाटर निकलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इस वाले जिसको आप हेक्सामेथाइलिन डायमीन बोलते हो, नेमिंग वेमिंग की सबकी बात करेंगे, इसको नाइलॉन 66 बोला जाता है। वो धीरे धीरे करके हमारी क्लास में सारे ही जो भी पॉलीमर आपके इन्वॉल्व होंगे, उसकी बात हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में करने वाले हैं। तो अभी घबराइएगा नहीं, बस अभी समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आपका जो ग्रुप था, इसमें से क्या गया? हाइड्रोजन, और इस वाले ग्रुप में से आपका क्या गया है? OH, और दोनों जब कंबाइन हुए तो आपको क्या निकलता हुआ नजर आया? वाटर निकलता हुआ नजर आया, और आपका कुछ इस तरीके से पॉलीमर बनेगा। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटेगा, हाँ जी बिल्कुल, ये रहा NHCH2 का 6NH, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, इसका क्या हुआ था? आपका क्या रिमूव हुआ था? OH, और इस तरीके से आपको कुछ
इस तरीके से आपको ऐसी यूनिट रिपीट होती हुई नज़र आने वाली है। तो इसमें और इसमें आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो? क्या यहाँ पे कोई भी स्मॉल ग्रुप का रिमूवल हुआ था? नहीं, कोई स्मॉल ग्रुप नहीं लॉस हुआ था। मगर वहीं अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की आप अगर बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपने क्या देखा है एग्जाम्पल की हेल्प से कि यहाँ पे भाई कोई ना कोई स्मॉल ग्रुप क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किसी ना किसी स्मॉल ग्रुप का आपको लॉस होता हुआ नजर आने वाला है। दिस इज द बेसिक। अगर डिफरेंस की अगर बात करूँ कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे पता लगाएं भाई कौन सा एडिशन है कौन सा कंडेंसेशन है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट और डिफरेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन एंड योर एडिशन पॉलीमराइजेशन। इतनी सी ही कहानी थी, इतनी सी ही कहानी थी। और क्या इतनी सी कहानी समझ आई? दिस इज जस्ट टू टेल यू कि भाई, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि भाई एडिशन और कंडेंसेशन किस तरीके से अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी पीछे की कहानी की बात करूं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कब पिक्चर में आया, कब ऐसा लगा कि भाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से भी पॉलीमर फॉर्म कर सकते हैं, तो आपने एक प्रसिद्ध पॉलीमर के बारे में सुना होगा। कौन सा पॉलीमर? योर बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट के बारे में सभी ने कभी ना कभी ज़रूर अपने लाइफ में सुना होगा। सो ये एक ट्रूली सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, हम इसकी पूरी कहानी की बात नहीं कर रहे, बस मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कब पिक्चर में आया, कि कब मतलब कौन से पॉलीमर्स जो हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म हो सकते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आखिर क्या मेथड होता है। तो उसकी बात करें तो ये क्या है? ट्रूली सिंथेटिक पॉलीमर था। ठीक है, फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक पॉलीमर था, यानी कि जो आपका मैनमेड या लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किया गया था, ये पहला ऐसा पॉलीमर रहा। ठीक है, कब? बाय आपका लियो बैकलैंड जो थे, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। कब? इन 1967। ठीक है, 1967 में उन्होंने बेकेलाइट फॉर्म करी थी। और वो कौन से मैकेनिज्म से फॉर्म करी थी? तो आपका मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व हुआ था वो क्या हुआ था? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि हुआ क्या था, जो आपकी मोनोमर यूनिट होंगी उसमें एक स्मॉल ग्रुप का लॉस होता हुआ नजर आया। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं सिंपल, एक मोनोमर जो यूनिट इसमें इन्वॉल्व होती थी उसको हम क्या बोलते हैं? एक ये रहा फिनॉल, और आपका फॉर्मल्डिहाइड इन्वॉल्व होता था। ठीक है, और आपको लॉस ऑफ वाटर देखना है, सिंपल सी बात है। वाटर का लॉस देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रुप बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ से आपका OH और यहाँ से OH और H जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्रुप बनता हुआ नजर आएगा। दिस इज योर फिनोल ग्रुप। ये कुछ इस तरीके से आपका ग्रुप, जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं यहाँ सबसे पहले देखो होगा क्या, जब आप इसको हीट कराते हो तो सबसे पहले आपको ये बनाया हमने फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आएगा? CH2। अब देखो आप सोचोगे कि H2O का लॉस होना था मैम, यहाँ तो H2O का लॉस होना था, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको कि ये वाले यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और यहाँ से हाइड्रोजन, ऐसा कुछ निकलता हुआ आपको नजर आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नजर आएगा इधर से, और दूसरी साइड से भी आपको एक और यूनिट जब आएगी उधर से भी आपको वाटर निकलेगा, वहां से भी एक और हाइड्रोजन निकलेगा। समझिए, देखिए एक यूनिट ये रही फिनॉल की, एक और यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होगी, उस यूनिट से भी हाइड्रोजन लेके जाएगा, इस यूनिट से भी हाइड्रोजन लेके जाएगा, और देखो कुछ इस तरीके से यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाइड्रोजन निकलेगा, और देखो कुछ इस तरीके से निकलेगा, निकला हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या आपको वाटर निकलता हुआ नजर आ रहा है? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब समझ आया ना कि कैसे वाटर का लॉस दिखाना है, वाटर का लॉस कैसे दिखाएं? तो समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे दो मोनोमर यूनिट इन्वॉल्व होंगे, उसमें से क्या होगा, उन दोनों को देखो क्या कर रहा है, ब्रिजिंग का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे CH2 तो बचा, ये जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन को निकाल लेगा 2 मोनोमर यूनिट में से। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपकी चेन कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आने वाली है। तो क्या ये आपका बेकेलाइट है? क्या ये आपका बेकेलाइट है? मुझे बताएं। नहीं, ये बेकेलाइट नहीं है, ये क्या है? नोवेलैक। ठीक है, एक
लीनियर पॉलीमेरिक चेन जो होती है, जो किससे बनती है, बाय द कंडेंसेशन ऑफ योर फिनोल एंड योर फॉर्मल्डिहाइड, उससे आपका क्या बनता है, सबसे पहले नोवेलैक बनता है। फिर फर्दर अगर आप इसकी हीटिंग कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ योर फॉर्मल्डिहाइड, फिर फर्दर से हीटिंग कराते हो तो आपको बहुत एक्सटेंट, देखो कुछ इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपकी ये चेन रही, बस आपको क्रॉस लिंकिंग देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी, क्रॉस लिंकेज देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ ये किसी इस तरीके से ये रहा OH, यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा होगा बॉन्ड, यहाँ पे CH2, ऐसे ही सो ऑन आपकी जो पूरी चेन है वो चलती रहेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा। ये आपका जो अभी बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, बेकेलाइट, ठीक है। जो आपका क्रॉस लिंकेज पॉलीमर बना है उसी को हम क्या बोल देते हैं, हम बेकेलाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कहानी थी किसके बारे में, जब हम कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ रहे हैं तो आखिर ये कहाँ से पिक्चर में आया। तो देखो ये यहाँ से पिक्चर में आया, देखो हुआ क्या, अगर एडिशन होता तो यहाँ पे कोई स्मॉल ग्रुप का लॉस हमें देखने को नहीं मिलता, मगर ऐसा हुआ नहीं। हमने क्या देखा भाई, जब आपने फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल को डाला तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्मॉल ग्रुप का लॉस हुआ और वहां से आपका एक लीनियर चेन पॉलीमर फॉर्म हो गया, जिसको आपने क्या नाम दिया, नोवेलैक नाम दे दिया। फिर फर्दर आपने हीटिंग कराई किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ योर फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको एक क्रॉस लिंकेज पॉलीमर देखने को मिला जिसका नाम आपने क्या रख दिया, बेकेलाइट रख दिया। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी स्मॉल ग्रुप वाटर का लॉस आपको देखने को मिला, ठीक है। किसका लॉस देखने को मिला, वाटर का लॉस देखने को मिला, यानी कि कौन सा पॉलीमराइजेशन मेथड यहाँ इन्वॉल्व हुआ है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेथड इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। इतनी चीज समझ आई कि भाई कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं, चलिए अब जब हमने कुछ कुछ तो आपको समझ आ गया होगा कि आखिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है, मगर उसके लिए देखो दो केस आपके बनते हैं, ठीक है। दोनों ही केस की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर मोनोमर, कि आप मोनोमर कैसा लेके चल रहे हो। केस फर्स्ट, दोनों ही केस को मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दोनों को साथ साथ समझाने की कोशिश करेंगे। और केस सेकंड, यहाँ पे बीच में पार्टीशन कर लेते हैं। लीजिए भाई कर लिया पार्टीशन, कर दे, बिल्कुल कर दे दी। ये कहाँ पे आएगा, सेंटर दिख रहा है कहीं, ये दिख गया सेंटर, ठीक है। यहाँ पे कर लिया हमने पार्टीशन। अब देखो हो क्या सकता है, आप मोनोमर कैसा ले रहे हो उसके बेसिस पे दो केस बनते हैं। देखो किस तरीके से आप ले रहे हो एक मोनोमर जिसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ए एंड बी। आप ऐसे ही पॉलीमर को ऐड करे जा रहे हो, यहाँ पे ए और बी। मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक मोनोमर यूनिट है, सिर्फ एक ये मोनोमर यूनिट है, ये एक मोनोमर यूनिट है। इसमें क्या है, दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, टू फंक्शनल ग्रुप, या फिर मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ ना लिख के मैं ऊपर लिख देती हूँ दैट ए कॉमा बी आर टू डिफरेंट, ठीक है, दो डिफरेंट अलग अलग क्या है आपके, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एक ही मोनोमर यूनिट में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब देखो इसमें कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल, कंडेंसेशन हुआ तो आपका कोई ना कोई स्मॉल ग्रुप रिमूव होगा, ठीक है। वो कुछ भी ग्रुप हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन नहीं करा है कि कौन सा मोनोमर लेके चल रहे हैं। जनरल वाले केसेस में जनरली सारे केसेस में आप क्या देखोगे कि आपका वाटर का लॉस हो रहा है, मगर कहीं कहीं मिथेनॉल गैस भी आपकी क्या होगी, लॉस होती हुई नजर आएगी। उन सब चीजों की बात हम करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्मॉल ग्रुप का लॉस हुआ होगा और यहाँ पे कुछ एक्स ग्रुप बन गया होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, अगर आप क्या देखो, आप यहाँ देखो, यहाँ पे कोई स्मॉल ग्रुप का लॉस हुआ और यहाँ पे कुछ और आपका ये देखो ये क्या बन गया, अमाइड बन गया, ठीक है, अमाइड ग्रुप मिला। तो यही चीज बोली गई है, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज नथिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई स्मॉल ग्रुप का लॉस हुआ होगा, ठीक है। किसी भी स्मॉल ग्रुप का लॉस हुआ होगा, लॉस ऑफ स्मॉल ग्रुप, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे कोई और आपका ग्रुप बन गया होगा, कोई यूनिट बन चुकी होगी, उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। दिस इज योर केस वन। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मोनोमर आप लेके चल रहे हो और उस मोनोमर में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे अभी आपने देखा था वहां पे क्या था, इस वाले केस में अगर हम देखें
इस वाले केस में क्या दोनों ग्रुप सेम है, डिफरेंट है? यहाँ पे देखोगे आप दोनों ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप वो क्या है, सेम है। तो अब इस केस की बात करते हैं, इस केस की बात करते हैं, केस 2। अब समझ आया ना आपको किस तरीके से हमने केस डिफरेंट किया? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मोनोमर इज बाय फंक्शनल, ठीक है, मोनोमर जो है आपका वो क्या हो, बाय फंक्शनल हो। कहने का मतलब आपके दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, बाय फंक्शनल, ठीक है, कैसा हो, बाय फंक्शनल हो, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि एक मोनोमर यूनिट ऐसी हुई जिसमें सेम ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो मगर दो, ठीक है। और क्या भी हो सकता है, बी और पी, ठीक है। दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये एक ही मोनोमर यूनिट थी, यहाँ पे क्या है, ये दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट है। एग्जाम्पल से अभी जो हमने एग्जाम्पल पीछे लिखा था NH2, दोबारा लिख देती हूँ मैं, NH2CH2 का होल 6 और यहाँ पे क्या आएगा NH2, ठीक है। और यहाँ पे लिख देती हूँ एडिपिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे आएगा CH2 4 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आया OH। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पे देखिए जरा बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, यहाँ पे एक ग्रुप ये प्रेजेंट है और सेम ही ग्रुप ये प्रेजेंट है, ठीक है। एक मोनोमर ये रहा और एक मोनोमर ये रहा, दो डिफरेंट मोनोमर है और एक मोनोमर में जो प्रेजेंट होने वाले दोनों जो एंड वाले फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कहानी सेम ही दिखेगी कि जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम है। ऐसे मोनोमर को क्या बोल देंगे हम, बायफंक्शनल, ठीक है। और यहाँ पे यही केस सेकंड बन जाता है जिसमें आप में एंड में अगर देखोगे आप कि प्रेजेंट होने वाला एक मोनोमर यूनिट ये रही, मैं ऐसे लिख देती हूँ मोनोमर 1 और इसको लिख देती हूँ मोनोमर 2, ठीक है, मोनोमर यूनिट 2। अब यहाँ पे मोनोमर यूनिट 1 में जो दोनों साइड जो एंड ग्रुप है, जो प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले मोनोमर यूनिट में तो दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। अगर आप इसका भी एग्जाम्पल लेके चलना चाहो तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। इसके एग्जाम्पल से ये समझ लीजिए, लेटर सपोज यहाँ पे क्या है NH2CH2 4 फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लूंगी बट आप OH, ठीक है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक ही मोनोमर यूनिट है, हाँ जी बिल्कुल एक ही मोनोमर यूनिट है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट हुए दोनों जो डिफरेंट ग्रुप हैं, एंड में जो लगे हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है? तो आप क्या कहोगे, मैम ये दोनों ग्रुप क्या हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, केस 1 का क्या बनेगा, जब आपकी एक ही मोनोमर यूनिट हो मगर उसमें क्या हो, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। केस सेकंड क्या है, आपके दो मोनोमर हैं, दोनों में जो प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप वो क्या है, डिफरेंट, मगर एक ही मोनोमर यूनिट में जो दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, सेम रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई होगी। तो आपके इन दो तरीके से आपको क्या देखने को मिल सकता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में देखा क्या होगा, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, पॉलीमराइज होंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा एक स्मॉल ग्रुप का। और जनरली वो स्मॉल ग्रुप क्या ही होता है, वाटर ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखो अगर मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन। अभी जस्ट हमने करा ही है, कुछ नई चीज नहीं कर रहे, जस्ट अभी करा ही है, उसको ये मान लीजिए कि हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। होगा क्या, जैसे ये मोनोमर यूनिट दूसरे वाले मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइन होगी, ठीक है, किस तरीके से, पॉलीमराइज होगी, नॉट कंबाइन, क्या होगी, पॉलीमराइज होगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया स्मॉल ग्रुप का लॉस देखने को मिलेगा। अब स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेप वाइज क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या देखा आपने, ये स्मॉल ग्रुप का लॉस होता हुआ नजर आया आपको, और आपको कुछ किस तरीके से डाइमर फॉर्म होंगे, क्या होंगे, दो मोनोमर यूनिट क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका डाइमर बनेगा। और किस तरीके से, देखिए ये रहा है, ये बस अभी हम डाइमर फॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा, CH2, ये रहा होल 6, यहाँ रहा नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या रहा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रहा CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O, और ये रहा OH। रहा या नहीं रहा, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हुआ है, डाइमर फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, डाइमर फॉर्म हुआ है।
अब देखिए, अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ एक मोनोमर डाल रहे हो, लेट अस सपोज आपने डाला NH2CH2 होल 6 होल का 6 NH2। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये इस वाली यूनिट से तो कंबाइन नहीं होगा, कौन सी यूनिट से ही कंबाइन होगा, सिंपल सी बात है, इसका हाइड्रोजन और इसका क्या जाएगा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ, थोड़ा इसको एक्सपैंड करके लिख दूँ, यहाँ पे CH2 और ये रहा नाइट्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या लॉस होगा फटाफट से बताएं। यहाँ से तो आपको क्या निकलता हुआ दिखाई देगा, हाइड्रोजन, और इस वाली साइड से क्या निकलेगा, आपका OH ग्रुप निकलेगा, तभी तो आपका क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा, किसका, वाटर का। तो देखो क्या फॉर्म होगा, आप देखिए फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है CH2 का होल 6 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लग गया था CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, यहाँ से क्योंकि OH का लॉस हो गया है और यहाँ से किसका लॉस हो चुका है, आपका हाइड्रोजन का, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगी, ट्राइमर यूनिट फॉर्म होती हुई नजर आएगी। आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब आप क्या डाल दो इसमें, अब आप क्या डाल दो फर्दर, अब देखो एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे। अब इसमें आपने क्या डाल दिया है, आपने ये वाला ग्रुप डाल दिया है, कौन सा ग्रुप, कौन सा मोनोमर, कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा CH2 का होल 4। अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी मैम यहाँ पे 4 लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 6, ऐसा क्यों, समझाऊंगी, रुकिए ज़रा, बस 2 मिनट रुकिए और सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, इस वाले ग्रुप का तो आपको पता है OH जाना है, ठीक है। जनरली जितने केसेस है मैंने जो ऑब्जर्व किया है वहाँ पे क्या है कि आपका OH ग्रुप जाएगा किस में से, कार्बोक्सिलिक में से, और जो आपका ये अमीन बचा है, जो भी दूसरा ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन जाने वाला है। जनरली ये वाला केस मैंने देखा है, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ वेरिएशन आता है तो वो मैं आपको बता के चलूंगी। तो आपको फिर से क्या देखने को मिलेगा, वाटर का लॉस देखने को मिलेगा, और क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए जरा। अब देखिए यहाँ पे ये वाली यूनिट कंबाइन हो जाएगी, यहाँ आएगा OH, अभी यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे, यहाँ से OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 का होल 4, ठीक है, क्या बना C डबल बॉन्ड O, यहाँ से अब OH ग्रुप निकल गया और यहाँ पे ये वाली यूनिट कंबाइन होगी, दैट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन। अब ये पूरा बड़ा तो यहाँ पे आने वाला नहीं है, चलिए यहाँ मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा ड्रॉ करने की। यहाँ पे अगर आ जाए HO C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आएगा CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH2 का होल 6 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये पूरी वाली यूनिट वापस से आ जाएगी, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा फिर अब ये वाला ग्रुप, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH2 का होल 6 NH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रामर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेट्रामर, क्योंकि कितने नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट है, 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया है, टेट्रामर, यानी कि नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट कितनी है, 4, ठीक है। अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करके लिखना चाहूँ, 4 प्लस मोनोमर यूनिट, ठीक है, 4 मोनोमर यूनिट है, इसलिए इसका नाम क्या रखा था हमने, टेट्रामर। और यहाँ पे कितनी यूनिट थी, तो 2 मोनोमर यूनिट थी, इसलिए इसका नाम क्या था, डाइमर था, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी, बहुत ही बेहद ही सिंपल सी कहानी चल रही है। अब आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट देखो, पहला तो ये रहा, ठीक है, पहला मोनोमर ये रहा, मिल गया आपको, बिल्कुल, ये रहा पूरा एक मोनोमर, या फिर आप चाहो तो इस पूरे को आप क्या कर लो, यहाँ तक आपकी एक मोनोमर, 2 मोनोमर, एक डाइमर ये रहा, और दूसरे के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, और एक डाइमर आपका ये रहा, ठीक है। इसमें भी आपके मोनोमर यूनिट अगर आप चेक करोगे, फिर से देखोगे, एक तो ये रही थी, एक ये रहा ग्रुप, और एक ये रहा ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे, और देखो बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखो यहाँ पे बॉन्ड बना है, ये बना है, और आपका क्या बन गया, अमाइड ग्रुप। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीअमाइड, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा ग्रुप बना है, ठीक है,
कौन सा ग्रुप वहाँ पे देखो अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको क्या भी बोल देते हैं, पॉलीअमाइड बोल देते हैं। इस मोनोमर को आप क्या भी बोल सकते हो, पॉलीअमाइड बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या बना है, अमाइड बना है, अमाइड ग्रुप बनेंगे, ठीक है, पॉलीमर चेन में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड बोलते हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ आती है बच्चों को कि मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि 6 कार्बन नाइट्रोजन के साथ आने हैं या फिर आपके 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आने वाले हैं। तो देखो इसका जो नाम होता है, इस मोनोमर यूनिट का जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6,6। क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6,6, ठीक है। पॉलीअमाइड की जब हम बात करेंगे वहां पे भी इसका अब ज़्यादातर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से पॉलीमराइजेशन मेथड होता है। हम जब आप बात करेंगे फर्दर तो बात करेंगे इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी की, और साथ ही साथ हम इसके यूजेस वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। अब इसमें आप देखोगे जो मोनोमर यूनिट इन्वॉल्व थी, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आप क्या काउंट करो, यहाँ देखो नंबर ऑफ आप क्या करो, कार्बन काउंट करके देखो। यहाँ देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, बाकी तो क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 2 तो आपके किसके हो गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, और बाकी रिमेनिंग 4 किसके हैं आपके, फटाफट से बता दो, बाकी रिमेनिंग 4 हैं इस मिथाइल ग्रुप के। तो इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने ही है, 6 ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों ये 6 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप था, वहाँ पे कार्बन इन्वॉल्व ही नहीं था इस फंक्शन ग्रुप में। मगर यहाँ जब हम बात करते हैं एडिपिक एसिड में, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप में भी तो कार्बन आ रहा है, उनको भी तो काउंट किया जाएगा, और इसीलिए इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, नाइलॉन 6,6, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, हेक्सामेथाइलिन। रुकिए, अभी हम इसके नाम की बात करते हैं। इस वाले मोनोमर को बोलते हैं हेक्सामेथाइलिन, मिथाइल डायअमीन, ये लिख लो आप, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। याद रखिएगा 2 आपके क्या प्रेजेंट है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाइलॉन 6,6 की कहानी समझ आई। जब भी आप नाइट्रोजन के साथ देखोगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, 6 होंगे, और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखोगे तो नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं, क्योंकि बाकी 2 जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ये बात हुई आपकी किसकी, आपके पूरे मोनोमर की, किसके हेल्प से हमने समझा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपके नाइलॉन 6,6 की हेल्प से आपने ये पूरा जो मोनोमर था नाइलॉन 6,6 वो आपने पढ़ लिया। इसमें कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसकी भी आपने बात कर ली है, और ऐसा कुछ आपको पॉलीमर आपको फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ऐसी कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होंगी, देखा आपने अभी, ऐसी ही कुछ ये रिपीटिंग यूनिट आपकी फॉर्म होने वाली है, और ये आपकी जो स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में आप पॉलीमर लिखते हो, ये कुछ यूनिट रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन समझ आ गया होगा, केस भी आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन को हम फर्दर बहुत पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को। देखो कैसे बात करते हैं हम बात करते हैं किस किस बेसिस पे, देखो हम बात करते हैं पॉलीएस्टर्स आते हैं, पॉलीअमाइड्स आते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आने वाले हैं, और बहुत सारी आपकी क्लास रहने वाली है, एपॉक्सी रेजिन, ये सब की हम बात करेंगे किसके अंदर, ही कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि इन सब में जो भी मैंने पॉलीमर का नाम लिया है उन सब में कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, सिंपल सी बात है, आपका स्टेप ग्रोथ या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि हम ये पॉलीअमाइड, मैंने बोला ना आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीअमाइड, किस बेसिस पे हम पॉलीएस्टर पढ़ने वाले हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन पढ़ने वाले हैं, उन सब का नाम अगर आप देखोगे ना, तो मैंने बोला पॉलीमर केमिस्ट्री में एक बहुत आसान सी चीज़ें हैं कि आप नाम से ही काम का पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला पॉलीअमाइड, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या प्रेजेंट होगा, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। पॉलीएस्टर की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होगा, पॉलीएस्टर ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है। तो अगर आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी तो आज हम चलिए पॉलीअमाइड, वैसे तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया पॉलीअमाइड का, मगर हम पॉलीएस्टर से स्टार्ट करते हैं, पॉलीएस्टर की क्लास से आज हम स्टार्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लासेस में जो बाकी पॉलीमर्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन समझ आ गया होगा, होता क्या है, सिंपल सी बात है, इतना सा होता है कि वहाँ पे आपके 2 मोनोमर यूनिट, कैसे, बायफंक्शनल, 2 बायफंक्शनल मोनोमर यूनिट अगर आपकी कंबाइन हो रही है, वहाँ पे आपका क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ स्मॉल ग्रुप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, एक ही मोनोमर यूनिट हो मगर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलता है, लॉस देखने को मिलता है, किसका, स्मॉल ग्रुप, ठीक है। और जनरली वो स्मॉल ग्रुप क्या ही होता है, वाटर ही होता है,
इतनी चीज़ समझ आई? यहाँ तक तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर जब हम पॉलीएस्टर की बात करते हैं, चलिए अब आ जाते हैं सबसे पहले क्लास पॉलीएस्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉलीएस्टर। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका? बताइए बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? इसमें आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं आपका क्या प्रेजेंट होगा? एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? पॉलीएस्टर रख दिया गया है। बताओ, इतनी आसान सी कहानी कहीं आपको मिल सकती है? पॉलीमर केमिस्ट्री के अलावा क्या इतनी आसान सी कहानी का आपको मिल सकती है कि नाम से आप काम बता दो कि अच्छा पॉलीएस्टर है? अगर ब्रेक डाउन करो, पॉली यानी कि नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट आपकी कंबाइन हो रही होंगी, बहुत बड़ा पॉलीमर होगा, और एस्टर क्या होने वाले? एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें हम दो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? दो एग्जाम्पल जो जनरली आपसे पूछा जाता है आपका, हम डैक्रोन की बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? डैक्रोन की, ठीक है? डैक्रोन, अब देखो इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है? बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। डैक्रोन, डैक्रोन बोल लो, या फिर आपको इसको क्या बोल दो? टेरिलीन बोल लो, टेरिलीन बोल लो, ठीक है? या फिर आपको पीईटी भी बोल सकते हो, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, ठीक है? टेरिथैलेट, हाँ टेरिथैलेट, आप इसको ये भी बोल सकते हो। और साथ ही साथ इसको आप क्या बोल सकते हो? एक और नाम है, माइलर करके नाम है, और माइलर, ठीक है? ये इसके क्या है? डिफरेंट नाम है। अब आपने कभी ना कभी अगर आप ज़्यादा पुराने बात नहीं करते, अगर आप फिल्म्स वगैरह देखते होंगे, पहले जो कैसेट्स वगैरह आती थी उसमें एक ब्लैक कलर की रील आती थी, ठीक है? रील अगर आपको याद हो, आज भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी, जो टेप वगैरह आती थी उसमें ब्लैक कलर की फिल्म आती थी, तो वो क्या थी? वो कुछ और नहीं थी, उसको हम क्या बोलते हैं? माइलेयर बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल से बता दिया तो अब आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, नाम से ही मैंने बोला पीईटी पॉलीथैलिन टेरिथैलेट में आप क्या देखोगे? यहाँ पे नाम से ही पॉलीइथाइलिन टेरा, ठीक है? कुछ इस तरीके से ही इसका नाम होता है, टेराथैलेट, ठीक है? एक बार मैं स्पेलिंग फिर भी कंफर्म कर लूंगी, PTHALATE, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपको क्या पता चल रहा होगा, कोई ना कोई इथाइलिन ग्रुप, कोई ना कोई टेराथैलेट होने वाला है। कैसे? अब समझने की जरूरत तो यही है कि क्या मोनोमर यूनिट यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है। बात तो वही है ना कि मोनोमर यूनिट कौन सी इन्वॉल्व होगी, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो उसकी बात करने के लिए आपको पता, देखो जब हम इसकी बात करते हैं तो देखो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी मोनोमर यूनिट की। आपको सारे जो भी आपके पॉलीमर होते हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या जानना होगा कि मोनोमर यूनिट आखिर कौन कौन से इन्वॉल्व है, ठीक है? अब कहीं देखो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे अगर हम हायर एग्जाम्स की भी बात करें तो वहाँ पे क्या करता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है डैक्रोन क्या होता है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता टेरिलीन क्या होता है, उनको पीईटी पता होता है, ठीक है? मगर ये सभी एक ही पॉलीमर के नाम है, और वो एक ही पॉलीमर कौन सा है? आपका पीईटी, ठीक है? सिर्फ एक ही पॉलीमर है। कैसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है? देखो मोनोमर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पॉलीमर केमिस्ट्री में। मोनोमर के बेसिस पे पूछ सकता है आपसे, पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे भी पूछ सकता है कि मैचिंग में दे दिया कि भाई ये वाला जो पॉलीमर है वो कौन सी कंडेंसेशन या फिर कौन से एडिशन, कौन सी पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन या फिर एडिशन, कौन सी पॉलीमराइजेशन के थ्रू फॉर्म होता है, ठीक है? या फिर क्या पूछ सकता है कि मोनोमर यूनिट बताओ भाई, कि डैक्रोन दे दिया और डैक्रोन की मोनोमर यूनिट आपको ऑप्शंस में दे रखी होंगी, नंबर ऑफ यूनिट, उसमें आपको पता लगाना होगा कि कौन सी मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होने वाली है, ठीक है? या फिर आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये पॉलीएस्टर के अंदर आ सकता है। मैचिंग में किसी तरीके से भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एक एक चीज का। मोनोमर की अगर मैं बात करूं तो देखो मोनोमर होता है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीओल, पॉलीओल अगर आपको पता हो, पॉलीओल कुछ नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम डायोल बोल देते हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम ट्रायोल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? टेरिथैलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है? टेरिथैलेट कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, C+O और ये रहा OH, ठीक है? टेरिथैलिक एसिड और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे आप देखोगे, इसको हम बोल देते हैं इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, आप इसको बोलोगे इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको क्या बोलोगे? टेरिथैलिक एसिड,
ठीक है, आप इसको क्या बोल दोगे, टेरिथेलिक एसिड बोल दोगे। ध्यान क्या रखना है आपको कि प्रेजेंट होने वाले दोनों जो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे। क्योंकि देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ आने वाला है, जब हम नेक्स्ट मोनोमर की बात करेंगे ग्लिप्टल की, वहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बस डिफरेंस क्या है, इन ग्रुप दोनों ही सेम है, मगर वहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है उनकी पोजीशन में चेंज होने वाला है, बस इतना ही, इतनी सी ही चीज़ वहाँ पे होने वाली है। इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप पॉलीथाइलिन की बात करो, पीईटी की बात करो, या फिर क्या बात करो आप टेरिलिन या डेक्रोन, इन सब में किसी की भी बात करो, मोनोमर में आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक कहाँ पे प्रेजेंट है और आपका क्या प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मोनोमर प्रेजेंट है। अब फिर से आप क्या देखोगे, भाई यहाँ पे वाटर का लॉस होना है, किसी ना किसी तरीके से वाटर का लॉस होगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ से तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक से तो आपका OH जाएगा और यहाँ से आपका क्या जाने वाला है, हाइड्रोजन जाने वाला है। ठीक है, क्या जाने वाला, हाइड्रोजन, यहाँ से क्या जाएगा, OH, और आपका क्या मिल जाएगा, आपको पॉलीमरिक चेन मिल जाएगी। ठीक है, किस तरीके से उसकी बात करते हैं। देखिए आपको मोनोमर यूनिट, देखो भगाएंगे नहीं हम क्लास को, आराम आराम से समझ के चलेंगे, बहुत ही आराम से, शांति से, आराम से। ठीक है, भगाना नहीं है क्लास को। ये चीज मोनोमर समझ आ गया होगा, कौन कौन से मोनोमर यूनिट इन्वॉल्व है, क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म होता है। देखिए क्या होगा, मैंने बताया आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल देखने को मिलेगी। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, अगर हमने बोला है कि कंडेंसेशन होगा तो होगा ही, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा ही, और किस तरीके से होगा बस वही तो हमें देखना है। देखिए, और आप बहुत बहुत समझदार बच्चे हो, बहुत बच्चों को तो पता भी चल चुका होगा कि भाई कंडेंसेशन किस तरीके से होगा, बता ही दिया है मैंने, और क्यों हमने इसका नाम पॉलिएस्टर रखा गया। देखो होगा क्या, यहाँ से आपको OH लॉस होता हुआ दिखेगा, दिखेगा, देखिए किस तरीके से दिखेगा, अभी दिखा देते हैं, नहीं दिखा ना, कोई नहीं, अभी दिखा देते हैं। देखो ये रहा आपका वाटर का लॉस होगा, यानी कि इसका तो क्या जाने वाला है, H, और इसका क्या जाएगा, OH। ठीक है, और किस तरीके से आपके मोनोमर यूनिट होगी, देखिए जरा, देखिए, बस देखते ही रहिए, ऐसा मत करिएगा, वो वाला काम ही ध्यान रखिए, नजर हटी और दुर्घटना घटी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब में क्या बन गया। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे लॉस हुआ किसका, वाटर, H2O। H2O क्या है, सबका प्यारा, सबका दुलारा वाटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपको पता है यहाँ से आपका O तो रहेगा ही, जा क्या रहा है, हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना आपको, क्या जा रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से आपका क्या लॉस होता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे क्या है, CH2 है, बिल्कुल है, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन। इसका क्या जा रहा है, आपको पता है क्या जा रहा है, OH जा रहा है, और C डबल बॉन्ड O यहाँ पे ही प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये आपका ये लॉस होगा, और ये रहा कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलने वाली है, ये डायमर मिलने वाला है, जो बार बार क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जाएगा, और ऐसी आपको रिपीटिंग यूनिट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले ग्रुप की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या, कुछ शानदार सा ग्रुप बना है, कुछ शानदार सा ग्रुप बना है, इसको मैं कर देती हूँ ऐसे बॉक्स में, देखो इसको, ये कौन सा ग्रुप है, अगर आपको पता हो, इसी ग्रुप को, इसी प्यारे से ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं, एस्टर नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इस ग्रुप को मैं क्या नाम दूं, इस ग्रुप को आप एस्टर नाम दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता हुआ नजर आया, क्या आपको एस्टर मिला, क्या आपको एस्टर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है बिल्कुल, और आपको क्या मिल गया, एस्टर ग्रुप फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे फॉर्म, ऐसे आपको क्या दे देगा, आपको पॉलीमर चेन दे देगा, और आपको पता लगाना है, बताओ इसके मोनोमर क्या होने वाले हैं। रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो हर चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, ये आपका मोनोमर यूनिट था। ठीक है, ये आपके मोनोमर यूनिट थी, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ, क्या हुआ, आपका वाटर का लॉस होता हुआ दिख गया, और आपको क्या मिल गई, ये पॉलीमेरिक चेन मिल गई, जिसको आप क्या भी बोल सकते हो, आप क्या भी बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नाम, डेक्रोन, टेरिलिन, पीईटी, ठीक है, माइलेन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, बात करें अब, देखो ये एक तरीका ये था, एक और तरीका जो है, एक और तरीका है इसको प्रिपेयर करने का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, एक और तरीके से आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आप हीट कर रहे हो ना, टेम्परेचर की बात आती है कि भाई कितना टेम्परेचर लेके चले, तो 420 से 460 केल्विन तक के बीच के टेम्परेचर में जब आप इसको हीट करते हो तो आपको कंडेंसेशन देखने को मिलती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, दीज आर द क्या है आपका
सॉरी, ये क्या है आपकी कंडीशंस हैं। और आपका कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, कैटलिस्ट आपका यूज होता है, कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है, ठीक है, कैटलिस्ट जिंक, और हम जिंक यूज करते हैं, और एक और यूज करते हैं ठीक है। तो अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, जिंक, जिंक एसीटेट, ठीक है, जिंक एसीटेट यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं आप, एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड आप यूज करते हो, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड आप यूज करते हो, किस लिए, ऐसा कैटलिस्ट आप यहाँ पे ये यूज करते हो, ठीक है। तो कैटलिस्ट की भी बात हो गई, टेम्परेचर कंडीशंस की भी बात हो गई। मैं बात कर रही थी कि कोई और मेथड, अगर कोई और मेथड है जिससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हाँ जी, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन इज द मेथड, ठीक है। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो कहीं कहीं आपने कभी सुना होगा, अगर आपको एस्टर ग्रुप चेंज करना होता है, ट्रांस, दोबारा लिख देते हैं, TRANS, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस को भी यूज कर सकते हो, किसमें, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर पीईटी, ठीक है। पीईटी के प्रिपरेशन के लिए वहां पे आप क्या लेते हो, वहां पे आप कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना लेकर के इस तरीके से डाइमिथाइल एसीटेट ले लेते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ये ले सकते हो, अलोंग विद वही आपका इथाइलिन आप यूज करोगे। और वहां पे आपको क्या दिखेगा, देखो वहां पे आपको किस चीज का लॉस होता हुआ दिखेगा, आपको मिथनॉल, मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं है हर केस में आपका क्या ही लॉस हो, वाटर लॉस हो, बहुत सारे केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से ये वाला ग्रुप और ये, ठीक है। तो क्या लॉस हुआ, देखिए यहाँ पे क्या लॉस हुआ, बताएं फटाफट से, देखेंगे हम यहाँ पे तो आपका मिथनॉल जो आपकी ये गैस है ना, ये जो है ये ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं कि भाई जो आपकी एक स्टेबल मिथनॉल गैस है उसका रिमूवल देखने को मिलता है। इस वजह से ये वाली प्रोसेस आगे बढ़ जाती है, ठीक है, इस वजह से वाली प्रोसेस काम बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। और टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे आपको 457 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आप एक और मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, दिस इज योर ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। यहाँ पे आपने क्या लिए थे, डाइमिथाइल ग्रुप लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था, आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको किसका लॉस देखने को मिला, मिथनॉल गैस का। और क्या बना, देखो इधर से भी ये O चला जाएगा, OCH3 लॉस होगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये रिपीटिंग मोनोमर यूनिट आपको देखने को मिलने वाली है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये लॉस हुआ, क्या बचा, ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, याद रखिएगा ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, CH2 से नहीं, तो CH2 रहा एज इट इज CH2, और यहाँ पे क्या आएगा O, और यहाँ पे N, ठीक है। इनके n नंबर ऑफ ऐसी यूनिट मिलेंगी। और देखो फिर से क्या खूबसूरत चीज़ हुई, ये खूबसूरत सा ग्रुप आपको मिल गया जिसको आप क्या बोल देते हो, एस्टर बोल देते हैं, हाँ जी बिल्कुल एस्टर ही बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरीके से आप एक और मेथड से आप क्या फॉर्म कर सकते हो, इसको आप डेक्रोन बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप फिल्म की फॉर्म में अगर इसको बना रहे हो, अगर आप थ्रेड की फॉर्म में स्पन कर रहे हो, ठीक है, स्पन करके एक धागों की फॉर्म में अगर आप बना रहे हो तो हम उसको डेक्रोन बोलते हैं। और अगर फिल्म की फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर देते हो तो उसको माइलिन बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है माइलिन जो एक फिल्म है, ठीक है, फिल्म की तरह होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई इतनी चीज़ समझ, अगर इतनी चीज़ समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान सी कहानी थी, पहले आपको क्या पढ़ना था, इसके मोनोमर यूनिट के बारे में पढ़ना था, आपको पढ़ना था भाई किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अब क्या पढ़ना है, इसके यूजेस आखिर क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखो ये पेंट्स और लिकर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेंट्स एंड, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग यही होती है, ठीक है। इसमें आपका यूज़ किया जाता है क्या, आपका पीईटी, आपको ये ध्यान रखना है किस किस में यूज़ किया जाता है,
सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं यूज़ किया जाता। अगर इसकी बात करें तो ये आपका ड्यूरेबल होता है, ठीक है। ड्यूरेबल, अगर यूजेस की बात करें तो ये आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी साथ साथ मैं समझाती चलूँगी। ड्यूरेबल होता है एंड क्या होता है, एंड लो वाटर एब्जॉर्प्शन, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कम अमाउंट में क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जिसकी वजह से इट इज़ वाइडली यूज्ड, जिसकी वजह से इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग योर क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और किस लिए यूज़ किया जाता है आपका, ये आपकी सीट बेल्ट वगैरह में, ठीक है। और किस में यूज़ किया जाता है, आप बात करें टायर्स वगैरह में भी यूज़ होता है। किसकी अगर हम बात करें, टायर कॉर्ड्स में यूज़ होता है, किसमें, टायर कॉर्ड्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या किया जाता है, और मिक्स विद, इसको क्या किया जाता है, मिक्स्ड विद योर कॉटन के साथ और वूल के साथ मिक्स किया जाता है, वूल, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी, FABRIC, फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक आप पहन सको उसको, ठीक है। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, फैब्रिक्स कॉटन वगैरह के साथ किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट, जो आपकी माइलेयर फिल्म है, ठीक है। माइलेयर फिल्म वो क्या होती है, हाईली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। कैसी होती है, हाईली फ्लेक्सिबल। आपने देखा होगा जो वो फिल्म थी, जो टेप थी, वो आप उसको मोड़ तोड़ सकते थे, हाईली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और कहाँ पे यूज़ होती है, बता दीजिए, अभी आप ही बता दीजिए। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, किस में यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है आपकी मेकिंग, ठीक है, किस में, मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। इसमें यूज़ की जाती है आपकी, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी। और ये किसकी बात करी हमने, जो आपका टेरिलीन होता है, डेक्रोन होता है, PET होता है, उसमें क्या उनके यूजेस होते हैं, उनकी हमने बात कर ली है, ठीक है। फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, और रेजिस्टेंस टू वियर रेजिस्टेंस टू वियर एंड
ठीक है, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक क्या हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रहते हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं होते, गंदे नहीं होते, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, फैब्रिक्स वगैरह में मिक्स कर दिया जाता है इसको, ताकि उनकी हम ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकें, ठीक है, ताकि वो जितनी बार भी पहनो ख़राब ना हो, जल्दी से आसानी से जल्दी से ख़राब ना हो। इसीलिए इसको क्या भी किया जाता है, आपका किस में मिक्स किया जाता है, कॉटन और उन सब में मिक्स किया जाता है, ठीक है। हमने माइलर का भी क्या देख लिया है, एक एप्लीकेशन देख लिया है। अगर आपको एप्लीकेशन की बात कर दी जाए तो वहाँ पे आप ये पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो जो भी आपकी किसकी बात थी, पीईटी की, ठीक है, पहला पीईटी, पहला पॉलिएस्टर जो था जिसको हम पीईटी या फिर डेक्रोन की बात कर रहे थे, उसमें जो भी कहानी आपकी इन्वॉल्व होती है वो हमने सारी बात कर ली है। क्या आपके मोनोमर यूनिट इन्वॉल्व है, ठीक है, क्या उसके यूजेस है, सबकी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो सेकंड, क्यों देखो इन दोनों को साथ में पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, होता कुछ नहीं है, बस कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला ग्लिप्टर, ठीक है, क्या नाम है, ग्लिप्टल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, और पॉली इथाइलिन इथाइलिन ETHYLENE, पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट नहीं, थैलेट होता है, ठीक है, PTHALAT, यहाँ पे टेराथैलेट नहीं होता है, थैलेट होता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वही कहानी से स्टार्ट करना है आपका, किससे, मोनोमर से, कि मोनोमर आखिर यहाँ पे क्या होता है, और मोनोमर देख के आप समझ जाओगे कि आखिर क्यों कंफ्यूजन पैदा होता है इनके बीच में। देखो मोनोमर जो इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे भी क्या है आपका, यहाँ पे भी इथाइलिन ग्लाइकॉल ही है, ये ही है, बिल्कुल इथाइलिन ग्लाइकॉल ही आपका मौजूद है। मगर देखो जो साथ में जो ग्रुप प्रेजेंट है उसकी अगर मैं बात करूं, जो ये ग्रुप प्रेजेंट है उसकी अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होता है, यहाँ पे किस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लगने वाले, देखो ये जो दोनों ग्रुप है वो कहाँ होते हैं, एडजेसेंट ही होते हैं, बराबर बराबर में होते हैं ये वाले ग्रुप, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये है आपका इथाइलिन, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, आप इसको बोल दीजिए, बिल्कुल बोल दीजिए। दोनों जब आपने पीटी या डेक्रोन की बात करी थी वहां पे भी क्या था, इथाइलिन ग्लाइकॉल था, मगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे थैलिक एसिड, PTHALIC, थैलिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, टेराथैलिक एसिड, और यहाँ पे थैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, पी साइलेंट होता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व करा आपने, यहाँ पे ये ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे जो मौजूद ये जो दो ग्रुप हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, बराबर बराबर में प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये दो OH ग्रुप और प्रेजेंट है। ये वाला तो मोनोमर पीछे वाले मोनोमर से बिल्कुल बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है, बिल्कुल मेल खाता है, मगर ये वाला डिफरेंस क्रिएट करता है। इसीलिए कंफ्यूजन होती है कि ग्लिप्टल में बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या लगा के आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक लगा के आ जाते हैं, और वहाँ क्या हो जाता है, वो आंसर उनका गलत हो जाता है। मगर ऐसी गलती आपसे नहीं करेंगे। आप एक याद कर लीजिए कोई सा भी, कि अगर आप डेक्रोन याद करें तो डेक्रोन में आप याद कर लीजिए जो दोनों ग्रुप प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, अपोजिट प्रेजेंट है, ठीक है। मगर वहीं अगर हम ग्लिप्टल की बात करें तो दोनों ग्रुप कहाँ है, एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इनके मोनोमर की बात हो गई, ठीक है, ज़्यादा आपको समझना नहीं है। अगर आप लिखना चाहो इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, आपको पता है ये रहा OH, यहाँ पे क्या है CH2OH, और अगर आप कंडेंसेशन कराते हो, ठीक है, दूसरी मोनोमर यूनिट आपने डाली, क्या डाला, C डबल बॉन्ड O, ये थैलिक एसिड अगर आपने डाला है तो कुछ इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, फटाफट से बताएं क्या देखने को मिलेगा। देखिए अभी क्या देखने को मिलता है, यहाँ से जाएगा क्या आपका हाइड्रोजन, यहाँ से जाएगा आपका क्या, फटाफट से बताओ, यहाँ से जाएगा OH, इसका लॉस होता हुआ दिखेगा। मतलब क्या देख पा रहे हैं आप, लॉस ऑफ वाटर, किसका, वाटर का लॉस आप देख पा रहे हैं, यहाँ से वाटर लॉस हुआ। और क्या आपकी पॉलीमेरिक यूनिट मिलेगी, तो बता दीजिए, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को भी तो कोई ना कोई मोनोमर लेके जाने वाला है, और यहाँ पे आ जाएगा CH2O, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये वाला ग्रुप तो एज इट इज रहने वाला ही है, रहने वाला है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे रहने वाला है। एक तो ये पता नहीं इसमें जादू कहाँ से होता रहता है, वर्ड्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं, देखो हो गए ना। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, O, इसी तरीके से, सॉरी यहाँ पे O थोड़ी आएगा,
ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तो किसका है, ये ऑक्सीजन तो आपका इस वाले इथाइलिन ग्लाइकॉल का है, ठीक है। तो ये आपकी मोनोमर यूनिट आपको मिलने वाली, सॉरी ये आपको पॉलीमरिक चेन मिलने वाले कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने किसकी भी बात कर ली, आपके किसकी बात कर ली, फटाफट से बताओ, ये हमने बात कर ली ग्लिप्टल की, ठीक है। ग्लिप्टल की बात कर ली है। ग्लिप्टल में बस एक ही इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इसका जो यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट, चलो मैं यही लिख देती हूँ इसी में ही, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूजेस की बात करती हूँ, इसके यूजेस की बात करती हूँ, तो एक इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो क्या है, जो इसकी फिल्म होती है ना, इट्स फिल्म जो है, इसकी जो फिल्म होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। कैसी होती है, हार्ड होती है। एंड कैसी होती है, हार्ड होती है, नॉट फ्लेक्सिबल। हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है, हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इसीलिए ये वुड वगैरह को लैमिनेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। और अगर हम बात करें, इट इज़ यूज्ड इन पेंट्स एंड LACQUERS, ठीक है, पेंट्स और लिकर्स में ये यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई किसकी किसकी, अगर हमने बात कर ली, किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं ग्लिप्टल की, अगर हम बात करते हैं तो ये उसके कुछ यूजेस रहने वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि भाई मोनोमर क्या इन्वॉल्व है, ठीक है, मोनोमर की बात कर लीजिए, या फिर आपको पता होना चाहिए किसकी बात करें, हम किसकी बात करें, किसकी बात करें, कि इसके यूजेस की बात करें, यूजेस भी आपको पता होने चाहिए। अगर लिखना चाहो तो आप एक और यूज लिख सकते हो, क्या, ठीक है। नेक्स्ट अगर यूज की बात करें तो क्या है, इट इज यूज एज एन ग्लिप्टल, ग्लिप्टल लिख देती हूँ यहाँ पे, GLYPTAL, ग्लिप्टल इज यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि आपके मेटल और वुड वगैरह को कवर करने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इवेपोरेट होने के बाद ये एक हार्ड फिल्म वहाँ पे बना देता है, ठीक है। वो फिल्म किस का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है आपके वुड को या किसी भी मेटल को, ठीक है। तो ये बात रही किसकी, ग्लिप्टल की। इतनी सी ही कहानी थी, और दोनों ही जो भी देखो यहाँ पे भी देखने क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे भी एक खूबसूरत सा आपका ग्रुप बन रहा है, ठीक है, ये रहा। और इसी को आप क्या नाम दे रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने क्या नाम दिया था, इस ग्रुप को क्या नाम दिया था, बता दीजिए, एस्टर आपने नाम दे दिया था। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एस्टर ही बन रहा है, क्योंकि पॉलीमर में बहुत सारे नंबर ऑफ एस्टर ग्रुप होंगे, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसको पॉलीएस्टर बोल देते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्लिप्टल और डाइक्रोन दोनों ही पॉलीएस्टर होते हैं, ठीक है, दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। और आपको ये ध्यान रखना था कि कौन कौन से मोनोमर यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसकी बात करनी थी। और इसी के साथ जो आपकी कहानी होती है, किसकी, आपकी कहानी किसकी, आपके पॉलीएस्टर की, वो खत्म हो जाती है। देखो हमने कंडेंसेशन स्टार्ट करा था, ठीक है, कंडेंसेशन से हम किस पे पहुंच गए थे, पॉलीएस्टर पे, और पॉलीएस्टर हमने खत्म भी कर दिया, आज ही स्टार्ट करा और आज ही खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने बोला आपको कि हम पढ़ने वाले हैं, पॉलीएमाइड होगा आपका, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होगा, एपॉक्सी रेजिन होगा, ऐसे नंबर ऑफ आपके जो भी आपकी क्लास होती है किसकी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, वो सारी हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। इनको बस रिवाइज करते रहिए, और कुछ नहीं करना, आपको बस रिवाइज करते रहना है, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट बचता है इस टॉपिक का पार्ट, ऑर्गेनिक, अगर आप पॉलीमर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका नेचुरल और सिंथेटिक रबर आता है, फिर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आता है, वो उसके साथ आपका ये वाला जो टॉपिक हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए खूब, ठीक है। ऑल द बेस्ट।